नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। साथियों, आज आपकी सीटेट की ईवीएस की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की समरी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी की समरी में हम लोग जहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न बनते हैं, सबकी समरी करवा रहा हूँ, जिसकी आज 24वीं क्लास है। इससे पहले मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें 39 क्लासेज हो चुकी हैं, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th पूरा पढ़ाया है। उसके बाद मैं एनसीईआरटी के वन लाइनर प्रश्न करवा रहा हूँ, जहाँ से आपको पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि आपकी सीटेट की क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। 1-2 दिन आप लोग और मैनेज कर लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी क्लासेज जो हैं 10 तारीख से पुनः प्रॉपर तरीके से चलेंगी। तो 10 तारीख से जो आपकी क्लास है, 10 दिसंबर से सीटेट वालों के लिए एक सरप्राइज़ रहेगा, जिसमें आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सीटेट 2 जनवरी कैसे पास करें। उसके बाद उस क्लास के बाद से आपको सीटेट की धुआंधार क्लासेज मिलेंगी, जिसमें मैं आपको टाइम टेबल टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो मैं आपको टाइम टेबल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसमें मैं आपको डेली 7 से 8 क्लास दूंगा। अब आप लोग सोच सकते हैं 7 से 8 क्लास बनाने में कितना समय जाएगा, कितना कंटेंट बनाना, फिर क्लास शूट करना, सब में बहुत टाइम जाता है। लेकिन मैं 7 से 8 क्लास डेली आपको दूंगा। आपको सीटेट 21 जनवरी के पहले सीटेट में इतना करवा दूंगा, 2018 से 2023 तक के सारे प्रश्न करवा दूंगा। एसएसटी के अंतर्गत मैंने एनसीईआरटी 6 to 8 पूरा समाप्त कर दिया है, आप सबको पता ही होगा। सबकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अब मैं एनसीईआरटी एसएसटी में आप लोग को टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाऊंगा, जिसमें मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू खुद प्रश्न बनाऊंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो प्रश्न सीटेट में बार बार बने हुए हैं। तो बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग बस चैनल पे अपना सपोर्ट बना के रखिए। बाकी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि सीटेट 21 जनवरी के बाद आप लोग सब खुद कहेंगे कि आप सर मेरा सीटेट में 110 बन रहा है, मेरा 115 बन रहा है। बस जितना मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, फॉलो करते चलिए, आप लोग 100% सीटेट क्लियर करेंगे। तो 10 जनवरी को एक वीडियो मैं बनाऊँगा, सीटेट कैसे पास करें। उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और उस दिन से आपकी क्लासेस धुआंधार टॉपिक वाइज चलेंगी, जिसमें हिंदी, एसएसटी, ईवीएस, मैथ के लिए आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। पेपर 2 पूरी यूट्यूब पे सर्च कर डालेंगे, कोई नहीं करवाता। लेकिन मैं पेपर 2 की पूरी मैथ करवाऊंगा, और मैथ ऐसे नहीं करवाऊंगा, जितने भी पेपर 2 में अब तक प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं, मैं सबको सॉल्व करवाता चलूँगा। उसी में मैं आपका टॉपिक भी क्लियर करता चलूँगा कि यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ईवीएस में देखेंगे एनसीईआरटी समरी में जो मेन पॉइंट हैं। एक पॉइंट यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है, वेलक्रो क्या होता है। तो आपको जो फिगर में दिख रहा है, जूते वूते में या सैंडल वगैरह में चिपकने वाला आता है, इसी को हम लोग वेलक्रो कहते हैं। तो इसका जो आविष्कार हुआ था 1948 की यह घटना है, जब एक दिन जॉर्ज मेस्टल ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा, तो वह हैरान रह गए। इन बीजों के बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक हैं। इनकी मदद से बीज जो हैं कपड़े के रेशों पर अटक गए हैं। यह देखकर जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। जूतों का प्रयोग होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है जूतों पे होता है। इसका प्रयोग किसने बनाया था? तो जॉर्ज मेस्टल ने बनाया था। किसने? जॉर्ज मेस्टल ने बनाया था। 1948 में बनाया था। कब बनाया था? 1948 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ब्रेल लिपि के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला प्रश्न यही बन सकता है पेपर में। तो 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको फिगर में जो दिख रहा है, बिंदु बिंदुदार उभरे हुए रहते हैं, इसी को हम लोग ब्रेल लिपि बोलते हैं। तो लुइस ब्रेल जो थे फ्रांस के थे। तो लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजार से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। फिर यह एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज़ 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, और उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। इसी को हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं।
यह स्क्रिप्ट जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो जो भी स्क्रिप्ट होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब हम लोग अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बात करते हैं, स्पेस ट्रैवल। तो प्रौद्योगिकी में विकास एवं विभिन्न में उन्नति के साथ अंतरिक्ष यात्रा करना संभव है। पृथ्वी की सतह में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर करमान रेखा पाई जाती है। इसके बाद अंतरिक्ष स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति से यूरी गागारिन, जिसको हम लोग USSR के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, ये भी USSR की थी। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 20 जुलाई 1969 यानी 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर गए थे। तो नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे, या प्रश्न पेपर में कई बार बना है, तो 20 जुलाई 1969 को गए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो यह भी प्रश्न पेपर में बन चुका है, तो राकेश शर्मा थे 1984 में। ठीक, राकेश शर्मा के बारे में देखते हैं हम लोग। तो भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। तो भारत के प्रथम और विश्व के 138वें राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 में अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सल्यूट में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागारिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1984 में इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागारिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कल्पना चावला के बारे में देखते हैं। तो कल्पना चावला से भी आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, पढ़िए ऐसा कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। तो EVS में आप लोग जितना मैं कंटेंट करवा दिया हूँ, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। आप लोग 30 में 28, 27, 28 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 30 नंबर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको बाहर से मिल सकते हैं, विज्ञान या किसी और टॉपिक से, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन जितना मैं बता दिया हूँ 28 से 29 नंबर आपके यहीं से बनेंगे। तो अब हम लोग कल्पना चावला के बारे में देखते हैं। तो कल्पना चावला से जो पहला मेन पॉइंट बनता है कि ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। तो ये भारतीय मूल के अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थे। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई थी। 19 नवंबर 1997 में इनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें वह कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी थी। इस दौरान इन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। तो 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 में इनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वह कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान इन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 में उड़ान भरी। 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। तो 16 जनवरी 2003 को इन्होंने अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 के उड़ान भरी थी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया था और इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सुनीता विलियम्स के बारे में देखते हैं। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। जून 1988 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ था। वहीं 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में
भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो अगर सुनीता विलियम्स से कोई प्रश्न बनेगा पेपर में तो इससे बाहर आपका नहीं बनेगा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। जून 1988 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ था। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला भी बनी थी। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन पर दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। सुनीता विलियम्स के बारे में हम लोग और देखते हैं। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाती थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे जो चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर में, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। तो भारत जो है अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पिस्प के बारे में देखते हैं। तो ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्नामड़ी में है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। एक परेड में 36 निर्देश होते हैं। तो वहीदा पिस्प के बारे में जो मेन प्रश्न बनता है लेफ्टिनेंट कमांडर, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्नामड़ी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। एक परेड में 36 निर्देश होते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देखते हैं। तो यह एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। इनकी 4 बहनें थी, वेट लिफ्टिंग करती थी। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग प्रारंभ किया था। यह 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं एक वेट लिफ्टर थी जो आंध्र प्रदेश में रहने वाली थी। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे। इनकी 4 बहन भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही वेट लिफ्टिंग प्रारंभ कर दिया था। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।